हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आकांक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जैक द्वारा आयोजित की जा रही है इस वर्ष भी, जो कि जिनका एग्ज़ाम मार्च में होना है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आकांक्षा की कि ये आकांक्षा क्या होती है। तो आकांक्षा एक प्रतियोगिता परीक्षा है जो कि कुछ विशिष्ट बच्चों को, कुछ सेलेक्टेड बच्चों को जो है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे कि आप जेई जानते होंगे, जेई मेंस, जे एडवांस, जिससे आप आईआईटी जा सकते हैं, एनआईटी जा सकते हैं, या उसके स्टेट के अलावा काफ़ी सारे स्टेट के भी जेई होते हैं। तो उन चीज़ों की तैयारी करवाते हैं। या अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल के लिए जो नीट की होती है एग्ज़ाम, उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी। उसके अलावा CLAT, क्लैट हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट से जानते हैं। बिल्कुल, अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, लॉ नेशनल स्कूल ऑफ लॉ में भी जाना चाहते हैं, नेशनल लॉ स्कूल्स, तो वहाँ पे भी में आपको तैयारी कराई जाएगी। तो ये आकांक्षा जो प्रतियोगिता कराई जाती है, इसमें जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं उन्हें ये शिक्षा, उन्हें ये प्रतियोगिता की तैयारी मुफ्त में कराई जाती है। तो हम अपने अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं क्या पैटर्न होती है, क्या सिलेबस होती है। तो अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी सब्जेक्ट की। हालांकि सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल क्लास 10, जो आप लोग अभी 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी आप बोर्ड का पेपर लिखने वाले हैं, बिल्कुल वही की वही सिलेबस है। तो घबराने वाली बात है नहीं, सिलेबस कोई इससे अधिक आएगी नहीं। तो सिलेबस आपकी वही है जो बोर्ड की है। तो अगर आपने बोर्ड से अच्छा प्रिपेयर किया है, बोर्ड को अच्छा प्रिपरेशन किया है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को भी लिखने के लिए तैयार हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स की ओर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साल 2022 में पूछी गई मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो आकांक्षा के द्वारा जैक की ऑफिशियल साइट पे दी गई है। हम उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में हम रासायनिक शास्त्र, केमिस्ट्री को भी करेंगे, मैथमेटिक्स को भी करेंगे, और साथ ही साथ अलग अलग सेट भी करेंगे, ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हों। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊँगा कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप इस वीडियो के जरिए भी आप उसे रिवाइज कर सकते हैं कि क्या बोर्ड्स में पूछी जाएगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो बोर्ड की सिलेबस है, एज इट इज़ सेम सिलेबस इस एग्ज़ाम की भी होने वाली है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि हमारी जो भौत की जो ये सब्जेक्ट है, इसकी सिलेबस क्या होने वाली है। तो इसकी सिलेबस वही होने वाली है जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की सिलेबस होती है। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो हम लोग पहले नंबर पे विद्युत पढ़ते हैं। वहीं जब बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे प्रकाश, जिसमें हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन भी पढ़ते हैं और अपवर्तन भी पढ़ते हैं। उसके अलावा जो तीसरी चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, आपने पढ़ा होगा इसे इंग्लिश में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो चौथा चैप्टर है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, द कलरफुल आई, आपने इसे देखा होगा इंग्लिश में। और ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो सिलेबस है, जो इसके पाठ्यक्रम है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकती है आकांक्षा में, वो वही क्वेश्चंस आएंगी, वो वही सिलेबस हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर हमने बोर्ड की तैयारी अच्छे से की है तो हम इस एग्ज़ाम में भी, अगर आपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से की तो आप ये एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला के सफल होंगे। और अगर आप इसमें सफल होते हैं, अगर आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग की कोर्स कराई जाएंगी, वो भी मुफ्त में कराई जाएंगी। या मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो आप मेडिकल की भी कोर्स कर सकते हैं। या आप अगर आप लॉ के ओर जाना चाहते हैं, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, जो पहला चैप्टर आती है वो है विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो उस विद्युत में कौन कौन सी मेन टॉपिक है, कौन कौन सी मेन टॉपिक जिसके हमें जोर देनी है, जिसे हमें पढ़नी है, जो हमें आनी चाहिए, ताकि हम बोर्ड में भी अच्छे नंबर ला सकें। और साथ ही साथ आकांक्षा को, जो आकांक्षा फाउंडेशन द्वारा, ये राज्य सरकार द्वारा जो ये एग्ज़ाम ली जा रही है, प्रतियोगिता में भी सफल हो सकें। तो जो पहला टॉपिक है वो है आवेश, विद्युत धारा और विभवांतर। बिल्कुल, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल्स, ये तीनों को आपको परिभाषा भी आनी चाहिए। ये तीनों के फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे I बराबर Q अपॉन T, अगर आपको याद होगा, V बराबर W अपॉन
क्यों, ये भी आपको याद होगा। तो इस फॉर्मूले से बने हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो न्यूमेरिकल्स भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद हमें ओम के नियम के साथ साथ आपको ओमीय चालक भी पता होनी चाहिए, या अनोमी चालक कैसी होती है। ग्राफ, आपको ओमी ग्राफ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ओम की ग्राफ कैसी बनाई जाती है। इसके साथ साथ आपको प्रतिरोध रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस के बारे में जाननी होनी चाहिए कि रेसिस्टेंस क्या है, या प्रतिरोध को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन आएगी, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन आएगी, या प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इसके अलावा हमें प्रतिरोधकता के बारे में भी इसमें जानकारी होनी चाहिए। फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जहाँ हमें विद्युत शक्ति और ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के बारे में, बिल्कुल आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाने में हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर की जो हम लोग पढ़ते हैं वो है गृह विद्युत परिपथ, बिल्कुल हाउस होल्ड सर्किट, जो आपके घर में होती है। आपके घर में जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है, वो श्रेणी क्रम में होती है, पार्श्व क्रम में होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होती है, ओपन सर्किट क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। ये हमारे बोर्ड के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आकांक्षा प्रतियोगिता के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हुए दिखेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की ओर, जहां हम दूसरे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। और वो है प्रकाश। तो प्रकाश, लाइट, जिसमें हम परावर्तन भी पढ़ते हैं, अपवर्तन भी पढ़ते हैं। तो बिल्कुल इसमें भी ध्यान देने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि दर्पणों के प्रकार और उपयोग, यानी टाइप्स ऑफ मिरर एंड इट्स यूजेस। जैसे कि हमें पता है एक मिरर जो प्लेन मिरर होती है, समतल दर्पण होती है, एक कॉनकेव मिरर जो उत्तल सॉरी माफ़ करिएगा अवतल दर्पण होती है, और कॉन्वेक्स मिरर जो उत्तल दर्पण होती है। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दर्पण में परावर्तन के हमें पता है 2 नियम होते हैं, वो दोनों नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इमेज फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, कैसे उसके प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जो अलग अलग केसेस हैं प्रतिबिंब बनाने के, आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और हम, अगर आपने 10th की तैयारी की है तो आपको पता होगी कि कितने इमेज कॉनकेव में बनेंगे, अवतल में बनेंगे, कितने इमेज कॉन्वेक्स में बनेंगे, कहाँ इमेज वास्तविक होंगी, कहाँ इमेज काल्पनिक होंगी, कहाँ इमेज बड़ी होंगी, कहाँ इमेज छोटी होंगी। आप, हम मान के चल रहे हैं कि आपको इनकी जानकारी होगी ही होगी। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर में जब आगे पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं दर्पण के अपवर्तन को देखते हैं। तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन किस कारण से होती है, जब कोई लाइट रे, प्रकाश जब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है, जैसे कि पानी से अगर हवा में जा रही है या हवा से पानी में जा रही है, तो मीडियम चेंज होने के कारण प्रकाश की गति में परिवर्तन होती है, जिस कारण से हमें अपवर्तन देखने को मिलती है। जहाँ पे हम स्नेल्स नियम को भी पढ़ेंगे। स्नेल्स नियम भी इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। इसके अलावा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी हमें ज़रूरी है जानने के लिए, इसमें वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर जैसे जैसे आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, हमें लेंस के बारे में भी हमें पता है। 2 तरह की लेंस हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उनके इमेज फॉर्मेशंस को, उनके प्रतिबिंब बनाने की कितनी कितनी प्रतिबिंब किस में बनेंगे, वो हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ लेंस की शक्ति जो होती है वो हमें आनी चाहिए। और किरण आरेख के नियम, दैट इज़ अ रूल ऑफ रे डायग्राम, हमें पता होनी चाहिए। जब प्रकाश पैरेलल आती है, समांतर आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से होके गुजरती है, या अगर वो सेंटर से होके जाती है तो सेंटर से होके गुजरती है। और अगर वो प्रकाश फोकस से पास होती है, फोकस से इंसिडेंट होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर होकर गुजरती है। तो ये नियम हमें पता होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ों पे हमारा पूरे तरह से कंट्रोल होगी, ये 5 चीज़ें हमने अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये ना हमारे बोर्ड एग्जाम में, अपितु आकांक्षा की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी हमें काफ़ी हद तक ये एहसास दिलाएगा कि हम इस प्रतियोगिता को आसानी से इसमें चयनित होकर आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत प्रवाह के कारण जो चुंबकीय विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव आता है। आपको पता होगा जब भी विद्युत धारा बहती है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो उसके ही बारे में जानकारी पाने के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे चल के उसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें बोर्ड्स के लिए भी पढ़नी है और इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी पढ़नी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव,
इसमें भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाए हैं, जिसमें पहला है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। क्या है ये विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, किस कारण से है ये विद्युत चुम्बकीय प्रभाव? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में, जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण हमें चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। फिर हम इसमें लॉरेंज बल को भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, लॉरेंज बल भी आपको पता होनी चाहिए कि लॉरेंज बल जब लगती है, जब चुंबकीय क्षेत्र बनती है तो लॉरेंज बल भी लगती है किसी चीज़ों पे। उसके अलावा दायां हाथ अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल पता होगा आप लोगों को, अपने लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक और रूल है जिसमें हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस पता चलती है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चौथा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो आखिरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके बोर्ड एग्जाम में शायद 5 नंबर के भी क्वेश्चन इसी से आते हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हमें, इस टॉपिक्स के अंदर हमें ट्रांसफार्मर्स के प्रिंसिपल एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। दो ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखते हैं। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर, मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ट्रांसफार्मर वो है, अगर आपको करंट यानी जो विद्युत धारा है उसकी वोल्टेज अगर आपको कम करनी हो, जितनी आ रही हो उससे कम करनी हो, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और जो विद्युत धारा आ रही होगी, अगर हमें उससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें ज़रूरत में है, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के भी यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज घटा भी सकता है, वो बढ़ा भी सकता है। तो इसके एप्लीकेशंस भी देखते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर बनते हैं, उसके प्रिंसिपल को भी समझना ज़रूरी है। और आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू से इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स की कैसी एप्लीकेशन है, कैसे काम करते हैं। तो वो बिल्कुल विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे काम करती है, उसी के प्रिंसिपल्स पे वो बनी हुई है। इसके अलावा जो घर में इंडक्शन आप यूज़ करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करती है, इसी सिद्धांत पे काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे चैप्टर्स की ओर और देखेंगे वहाँ से भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट। जो ये चैप्टर है मानव नेत्र, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सिलेबस में। मानव नेत्र, हालांकि आप कहेंगे कि ये बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की होनी चाहिए, परंतु इसमें कुछ भौतिकी चीज़ें भी हैं। आँखों में हमारी लेंस होती हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड होती है, जिस कारण से ये हमें फिजिक्स में भी देखनी होती है। भौतिकी चीज़ें भी होती है जो ऑप्टिकल नर्व अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि मानव नेत्र की संरचना है, तो मानव नेत्र की संरचना में हम ये देखेंगे कि हमारे नेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेटिना है, पुपिल है, इत्यादि सारी चीज़ें को देखते हैं। फिर नेत्र दोष, अलग अलग नेत्र दोष देखेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया या जरा दृष्टि दोष देखेंगे, और उनके बचने के लिए उपाय देखेंगे, या उनको किस लेंस से ठीक किया जा सकता है हम वो भी देखेंगे। परंतु जैसे ही इस टॉपिक्स में हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक टॉपिक मिलेगी कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बोर्ड्स के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होती है तो वो रिफ्रैक्शन नहीं करती है, वो अपवर्तन नहीं करती है, वो कुल आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। इसके आप फिनोमेना देखें तो इस कारण से रेनबो भी, जो रेनबो का निर्माण होता है, जी हाँ, जो इंद्रधनुष देखते हैं वो भी कुल आंतरिक परावर्तन उसमें भी होती है, उसके साथ साथ वहाँ अपवर्तन भी होती है, उसके साथ साथ डिस्पर्सन भी होती है। ये 3 फिनोमेना होने के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। उसके अलावा जो मिराज है, जैसा कि आप देखते होंगे रेगिस्तान में कि दूर कहीं आपको पानी नज़र आ रही होगी, परंतु वहाँ पानी होगी नहीं, एक तरह से वो मृग तृष्णा है, आपको वो उलझन में डाल देगी कि वहाँ पानी है, परंतु वहाँ पानी होती नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल वही बात सच होती है वहाँ पे, वो भी इस कुल आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय अपवर्तन देखेंगे कि क्या एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होती है। बिल्कुल होती है। जो आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखते हैं, जो तारे टिमटिमाते हुए आपको नज़र आते हैं, एक्चुअल में वो किस कारण से, एक्चुअल तारे हिल नहीं रहे होते हैं, वो आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन होती है। फिर इस टॉपिक में आखिरी जो है वो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। कुछ क्वेश्चन जो है शायद आपको बोर्ड में ना देखने मिले, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आकांक्षा के तहत आपको देखने मिलेंगे कि कुछ एक क्वेश्चन जो है वो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से आएगी। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास, जिसमें 2 लेंस का प्रयोग करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पीस जिसे आप आई से देखते हैं, और एक लेंस लगी होती है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोस्कोप्स के बारे में भी हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी
इस स्लाइड्स में अगली ओर जो हमारी आखिरी चैप्टर आने वाली है, ऊर्जा के स्रोत, वो जो आखिरी चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आती हैं, साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकती है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स में। तो जो हमारी आखिरी स्लाइड्स है, ऊर्जा के स्रोत, यहाँ हमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोत देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइंड एनर्जी, हवा से ऊर्जा बनाई जा रही होगी, पवन से ऊर्जा बनाई जाएगी, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से भी हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो अलग अलग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी देखेंगे, केमिकल एनर्जी देखेंगे, फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत भी देखेंगे, कोयला सब भी देखते हैं। फिर अक्षय ऊर्जा के स्रोत देखते हैं, वैसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना होने वाली हो, जिसका कभी क्षय ना होने वाला हो, जो अमर हो, वैसी ऊर्जा को भी देखेंगे। फिर ऊर्जा के परिवर्तन और संरक्षण, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। जैसे बैटरी हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, बैटरी में रसायन प्रेजेंट होते हैं, रसायन उपस्थित होते हैं और वो उन्हें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। वैसे ही अगर आप कहें जनरेटर की या मोटर की, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करके देते हैं। तो हम ऊर्जा के परिवर्तन को देखेंगे, संरक्षण, कंजर्वेशन देखेंगे कि हम ऊर्जा को कंजर्व कैसे कर सकें, बचा कैसे सकें, और पर्यावरण पे ऊर्जा के स्रोतों का प्रभाव क्या, हमारे इस ऊर्जा के स्रोतों का प्रभाव क्या पर्यावरण पे नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। आप लोगों ने एक ऊर्जा सुना होगा, न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रिएक्शंस होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं हम, जिससे हम एटॉमिक बम बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल ना किया जा सके तो वो एक न्यूक्लियर वो एक न्यूक्लियर रिएक्शंस को अगर संचारित ना किया जा सके, अगर उसे हम सस्टेन ना कर सकें, किसी भी केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमें उससे एक न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। परंतु वही न्यूक्लियर रिएक्शंस को अगर कंट्रोल ना कर सकें, अनकंट्रोल हो जाए, तो वो एक एटॉमिक बम में होगी और वो वहीं ब्लास्ट करेगी, जिस कारण से काफ़ी लोगों को, आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में पता होगी, हिरोशिमा और नागासाकी वर्ल्ड वार की कहानी है। ठीक उसके बाद कुछ वर्ष पहले, करीब 2010 और 11 में, जापान में न्यूक्लियर पावर प्लांट में अनकंट्रोल हो गई थी न्यूक्लियर रिएक्शन, जो चेन न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जो एक चेन बनाती है, वो अनकंट्रोल होने के कारण भी वहाँ पे एक एटॉमिक ब्लास्ट हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो पर्यावरण में आपको पता होगा, अगर न्यूक्लियर बम फटती है तो आज भी, या हिरोशिमा और नागासाकी में जाएंगे तो वहाँ आज भी जो बच्चे होंगे वो डिसेबल होते हैं, मतलब किसी की आंख नहीं, किसी के पैर नहीं है, तो आज भी उस पर्यावरण में वो रेडियो एक्टिव्स हैं, वो रेडियो एक्टिव्स के तत्व मौजूद हैं, जो आज भी शरीर को नुकसान कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस पूरी स्लाइड्स जितनी भी देखी, अभी तक हमने समझा कि आकांक्षा क्या है। आकांक्षा एक प्रतियोगिता परीक्षा है। कैसी प्रतियोगिता परीक्षा है? जिससे हमें इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए, या मेडिकल्स के लिए नीट परीक्षा, या CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए हमें तैयार किया जाता है। वैसे बच्चों को तैयार किया जाता है और मुफ्त में तैयार किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जिनके पास आर्थिक रूप से पैसे नहीं होते हैं ताकि वो बड़े बड़े कोचिंग्स की फ़ी दे सकें। तो वैसे बच्चों के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक संस्था शुरू की है, जिसे हम आकांक्षा के नाम से जानते हैं। और उसमें आने के लिए आप ऐसे तो नहीं है कि वो हर एक को ले जाएंगे, तो उन्होंने भी अपने लिए एक प्रतियोगिता, एक प्रवेश परीक्षा रखी है, जिन्हें हम आकांक्षा एंट्रेंस टेस्ट, आकांक्षा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से जानते हैं। और आज हम उसी बारे में डिस्कस किया कि उसकी भौतिक यानी फिजिक्स की क्या सिलेबस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें पढ़नी चाहिए। तो हमने बताया कि अगर आपने बोर्ड 10 की तैयारी अच्छे से की है तो बिल्कुल वही सिलेबस रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो अपनी आगे वाली स्लाइड्स में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम 2022, हमने बताया 2022 का सेट पेपर हमारे पास इस स्लाइड्स में प्रेजेंट है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम समझने की क्वेश्चन को समझेंगे, उसके टॉपिक्स को समझेंगे और फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से की है तो जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चंस पूछा है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, अगर आप ओम के नियम को याद करेंगे तो क्या होते हैं ओम के नियम? बिल्कुल निश्चित ताप, और अगर फिजिकल कंडीशन यानी बाहरी निश्चित ताप पे अगर हम देखें तो जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होती है, समानुपाती होती है, किससे? विद्युत धारा के साथ। बट
ताप निश्चित होनी चाहिए, प्रेशर निश्चित होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर बदलेगी, अगर प्रेशर बदलेगी तो आपको पता है कि ओम के नियम नहीं लगेंगे। परंतु अगर हम ओम नियम का ग्राफ देखेंगे तो हम पाते हैं कि वी और आई का रिलेशंस कैसा है, बिल्कुल समानुपाती है ना। तो हम ग्राफ को देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर हम बात करें तो वी आई ग्राफ को हम जब निर्माण करते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि ये समानुपाती है, अगर v को 2 गुना बढ़ाया जाए तो i भी 2 गुनी बढ़ेगी, अगर v 3 गुनी बढ़ाई जाए तो i भी 3 गुनी बढ़ी जाएगी। तो ये ग्राफ कैसी होती है, ये ग्राफ एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा होती है। तो दिए गए ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सीधी है, एक लीनियर को दर्शाती हुई हो रही है, एक रेखी दिखा रही है, एक रेखा है, ना कि ये कोई तरह का पैराबोला है या कोलिनियर है या हाइपरबोला है। तो इसका पहला का आंसर हमें पता है कि वो लिनियर होगा। तो बिल्कुल एक रेखीय है पहली ग्राफ, जो ओमी ग्राफ होती है वह कैसी ग्राफ होती है, एक रेखीय ग्राफ होती है, एक सरल रेखा बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि वी और आई के बीच का रिश्ता कैसा है, समानुपाती है। इसी के बीच जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, तो बिल्कुल आपसे पूछा गया है कि वी और आई का जो रेशियो है वो कैसा होगा। तो अगर आपने ओम के नियम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि V बटे आई बराबर R होता है। अगर आपने ओम का नियम पढ़ा है तो V समानुपाती है I के। अगर हम समानुपाती को हटाना चाहते हैं तो ये नियम है, अगर आप समानुपाती को हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो आपको किसी एक कांस्टेंट, किसी एक अचर के साथ गुना करना पड़ेगा, और वहाँ पे ये अचर कौन सा आता है, आर आता है ना, आपने ये पढ़ा होगा, प्रतिरोध। परंतु ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आर का मान बदलेगा नहीं, ये आर कैसी होगी, कांस्टेंट होंगी, अचर होंगी। तो जो ये आर है इसका मान कभी बदल नहीं सकता। तो वी बाय आई की बात करें तो ये रेशियो ऑफ वी एंड आई है, यानी रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट है। या अगर हम बात करें तो वोल्टेज और विद्युत धारा का ये रेशियो है। तो ये किसके बराबर है, प्रतिरोध। लेकिन वो प्रतिरोध कैसा होगा, अचर होगा, तो वो कभी बदलेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी क्या होगा, स्थिर रहेगा। तो देखा हमने पहला दो क्वेश्चन जो अभी किससे देखने को मिली, ओम से देखने को मिली, ओम के नियम से देखने को मिली। एक तो ओम के ग्राफ को देखने को मिली, और एक हमने देखा कि ओम के नियम से जो फॉर्मूला हम बनाते हैं, जिस फॉर्मूला का हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, वो फॉर्मूला का रेशियो क्या होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वी बाई आई बराबर आर है तो आर को हम बदल देंगे तो आर बदलते रहेगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ आर होती है ओम के नियम में, वो आर कैसी होती है, अचर होती है, वो बदलती नहीं है, वो स्थिर होती है उसकी मान। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बिल्कुल जनरेटर, एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बदलने में प्रयोग की जाती है। आपके घरों में जनरेटर्स से आपने देखा होगा कि विद्युत आप पाते होंगे जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में आपको बदल के देती है। सोलर सेल, सौर ऊर्जा, आज के डेट में आपने देखा होगा बाहर सोलर प्लेट लगाई जाती है जो सौर ऊर्जा लेती है और विद्युत ऊर्जा में बदल के देती है, तो ये भी ऊर्जा के एक स्रोत है। बैटरी के बारे में मैंने बताया कि उसमें रसायन मौजूद होती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्म दिया है रियोस्टेट। क्या है ये रियोस्टेट, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है जो बदलते रहता है। और प्रतिरोध किसी तरह का ऊर्जा नहीं है, प्रतिरोध विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत धारा को कम करना है तो हम ज़्यादा प्रतिरोध लगाएंगे, विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाह होनी है तो हम कम प्रतिरोध लगाएंगे। तो ये किसी तरह से ऊर्जा से इसका लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, रियोस्टेट होगा। तो अभी तक हमने ये 3 प्रश्न देखे और ये समझ में आ गया है कि अगर हमने बोर्ड अच्छे से पढ़ा है तो ये जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे ये बिल्कुल ही आसान पूछे जाएंगे। तो इसी सवाल को लेते हुए हम अपनी अगली प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली प्रश्न हमसे कहाँ से पूछी गई है। तो जो चौथी प्रश्न है, आप देख रहे हैं 3 प्रतिरोध हैं हमारे पास, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। तीनों को किस में जोड़ा गया है, यहाँ समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे कितना होगा। अगर आपको प्रतिरोध के पैरेलल इक्वेशंस के फॉर्मूले पते हैं तो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चंस। उसके बाद अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे।
तो हम देखेंगे कि R1 का मान 2 दिया हुआ है तो हम R1 की जगह पे 2 रखेंगे। R2 का मान 3 दिया गया है तो R2 की जगह पे 3 रखेंगे। और R3 का मान 5 दिया है तो R3 की जगह पे 5 रखेंगे। अगर हम इन सबों का एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के बाद हमें कितनी नज़र आएगी, तो एलसीएम लेने के बाद हम देखते हैं कि एलसीएम 30 आ रही है। तो यहाँ पे ऊपर 15 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 6 आएंगे, तो कुल मिला के ये 31/30 आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सोचेंगे कि क्या यही आंसर है, तो बिल्कुल ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये किसका मान आया है, ये 1/r इक्विवेलेंट का मान आया है। ये रेसिप्रोकल ऑफ आर इक्विवेलेंट है। अभी हम इसको पलटेंगे क्योंकि हमसे 1/r इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, हमसे आर इक्विवेलेंट पूछा है। तो अगर हमको आर इक्विवेलेंट का मान निकालना हो तो बिल्कुल हम इसे जैसे पलटेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और रेसिप्रोकल अगर हम इधर से किए हैं तो हमें राइट हैंड साइड भी करनी होगी। तो जो 31/30 है वो कितनी हो जाएंगी, 30/31 हो जाएंगी ना। तो दिए गए प्रश्नों का कौन सा आंसर होगी, ऑप्शन बी होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चंस, रेसिस्टेंस इन पैरेलल हमने शुरू में बोला कि आपको प्रतिरोध से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगी, प्रतिरोध के जो दो संयोजन हैं उनसे देखने को मिलेगी, प्रतिरोध के जो कारक हैं उनसे भी देखने को मिलेगी। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने इस स्लाइड्स में, अपने इस क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो जो पांचवा प्रश्न है, बिल्कुल ये अगर आपको एसआई यूनिट याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर कितनी होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट होती है। अगर हम बात करें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की प्रवाह दर किसे कहते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। विद्युत धारा है जिसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितने समय में कितने चार्ज, कितने आवेश एक चालक से गुजर सकते हैं, इसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। और इस दर को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, इस दर को हम लोग करंट, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आसान सा ये दो सवाल था। बिल्कुल अगर आपने परिभाषा पढ़ी होगी, आपने एसआई यूनिट को याद रखा होगा, तो ये बिल्कुल आसान सी सवाल थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में और देखते हैं कि क्या है। अगली प्रश्न दी गई है कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनमें से किन से। अगर आपने प्रतिरोध के कारकों को, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, पढ़ा है तो ये बहुत आसान सी सवाल होगी। हमें पता है कि जो R है वो समानुपाती होती है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, चालक की लंबाई, जितनी चालक की लंबाई बढ़ेगी उतनी ही प्रतिरोध बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल वायर जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप की होती है, अगर हम बात करें एक सिलेंडर की, तो जो ये क्षेत्रफल, इसकी जो क्षेत्रफल होगी, इन्हें हम अनुप्रास्थ काट की क्षेत्रफल कहते हैं। अगर हम ये क्षेत्रफल को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जितनी आसानी से होती है, विद्युत धारा उतनी आसानी से जाती है, प्रतिरोध उतनी ही कम होती है। यानी अगर अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो आर कैसा होगा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, किससे, ए से। ए क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तापक्रम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो अगर एक कंडक्टर है, अगर एक चालक है, तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा टकराएंगे। अगर टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उतनी ही मुश्किल होती जाती है, जिस कारण से ताप बढ़ने से किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और विद्युत धारा का प्रवाह घटेगा। परंतु अगर वो चालक ना हो के, कंडक्टर ना हो के, सेमी कंडक्टर है, सुचालक है, मतलब आप सेमीकंडक्टर के बारे में पता होगी आपको कि जो ना पूरी तरह से कंडक्टर हैं ना पूरी तरह से इंसुलेटर हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक। सेमीकंडक्टर जैसे कि आप देखते होंगे सोलर सेल जो है वो तो बाहर रखी होती है, उसकी तो तापमान बदलती है, तो क्या वो विद्युत धारा को रोकती है, वो प्रतिरोध को बढ़ाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में तापमान के लिए उल्टा होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है सेमीकंडक्टर के केस में प्रतिरोधकता घटती है और विद्युत प्रवाह जो है वो आसान होता है, विद्युत धारा ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थी कि एक चालक का तार प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके साथ, तो हम बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। बिल्कुल
अगला जो है क्वेश्चन है वो है इन कॉनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन। अगर हम बात करें इसकी हिंदी की क्वेश्चंस की, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन देखा, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, उसमें हमें इमेज की साइज वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे निर्भर करती है। तो जैसा आपको पता है, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं, आपकी इमेज की साइज बढ़ती जाती है, प्रतिबिंब की जो साइज होती है बढ़ती जाती है। जब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे होती है, बहुत दूर होती है, तो इमेज फोकस पे बनती है और बहुत छोटी बनती है। जैसे जैसे हम इमेज को ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाते हैं, जैसे जैसे हम वस्तु की पोजीशंस को बदलेंगे, वैसे ही वैसे इमेज की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो पिछले क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स क्या होंगे, उसका होगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है उस पे निर्भर करती है कि आपकी इमेज की साइज कितनी होगी। तो अगर हम अगला प्रश्न देखें, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोप की दी हुई क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चंस हैं। ये आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि ये चैप्टर जो माइक्रोस्कोप्स है इसकी डेरिवेशंस कैसी आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं देखने को मिलेंगी। जब आप क्लास 12 में जाएंगे, बिल्कुल अगर आप ये प्रतियोगिता पास करते हैं, तो जब आप IIT की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। जो मैग्नीफाइंग ग्लास की सूत्र हैं वो सूत्र होते हैं m बराबर 1+d/f। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे f क्या होती है। f तो आप जानते हैं फोकस दूरी होती है, ये आपको पता है। जो d होती है उन्हें हम डिस्टिंक्ट विजन के नाम से जानते हैं, न्यूनतम दूरी के नाम से जानते हैं। और मानव नेत्र के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन है, जो न्यूनतम दूरी है जहाँ से हम देख सकते हैं, वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो बहुत आसान सी ये क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर्स कितनी होती है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जो पावर्स होती है वो होती है 1+d/f, जहाँ दी डिस्टिंक्ट विजन है, निकटतम दूरी, और f फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। अगली क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनती है। अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं ताकि वो इमेज बन कैसी जाती है, कहाँ पे बनती है, आपको ये मानव नेत्र की संरचना में देखने को मिलेगी कि जितनी भी इमेज है, जो भी हम वस्तु देखते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके कहाँ पे इमेज को, प्रतिबिंब को कहाँ बनाती है आँखों में। तो हाँ बिल्कुल, वो किस पे बनती है, तो वो रेटिना पे बनती है। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रही है तो आप देखेंगे कि आपको निकटतम दृष्टि दोष होगी या दूर दृष्टि दोष होगी, बिल्कुल नेत्र दोष देखने को मिलेगी अगर आपकी इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रही होगी। उस केस में ही हम लोग चश्मा लगाते हैं किसी लेंस का प्रयोग करके। निर्भर करेगी कि आपकी जो इमेज है वो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनी या रेटिना के बाद बन रही है। तो जब एक वस्तु को रिफ्लेक्ट होकर इमेज रेटिना पे बनती है तो ये रेटिना क्या करती है, ये रेटिना उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, एक विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करती है, विद्युत तरंग में कन्वर्ट करके हमारे ऑप्टिकल नर्व को, तंत्रिका तंत्र जो कहते हैं आप, नर्व जो होती है, जो ऑप्टिकल के लिए है, जो देखने के लिए होती है, उसको भेज देती है। और वो बाद में आपको पता होगी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो उल्टी बनती है परंतु हम वस्तु सीधा देख पाते हैं। उसका कारण ये है कि जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ऑप्टिकल नर्व को जाती है तो फिर वहाँ पे वो उसके साथ छेड़खानी करता है, जो भी वो इम्प्रोवाइजेशंस होती है वहाँ पे। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है कि कैसे ऑप्टिकल नर्व उस वस्तु को जो उल्टी जा रही है रेटिना पे उसको आपको सीधी करके दिखाई पड़ती है। तो ये ऑप्टिकल नर्व की कहानी है। परंतु हमें इतनी पता है कि मानव नेत्र पे जो इमेज बनती है, जो आँख रेटिना पे इमेज बनती है, वो रियल और इन्वर्टेड होती है। परंतु हमें रियल और इन्वर्टेड, अगर हम कोई चीज़ें सर ऊपर हैं पैर नीचे हैं तो हम कोई चीज़ को देखेंगे तो सर ऊपर ही दिखेंगी, पैर ऊपर ही दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर हो जाएगा और सर नीचे हो जाएगी। परंतु जो हमारी इमेज बनती है रेटिना पे वो विपरीत बनती है। परंतु उसके बाद ये ऑप्टिकल नर्व की कहानी है, ऑप्टिकल नर्व की पूरी थियोरी है, जिस कारण से हम वस्तु को बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं जैसा वस्तु हमारे सामने में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो आंसर्स होगी, जो इमेज बनती है वो किस पे बनती है, वो रेटिना पे बनती है ना। बिल्कुल। जब हम अगली स्लाइड्स में बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज, आप आंख बंद करके याद कर लीजिए कि अगर वो मिरर कन्वर्जिंग हो या लेंस कन्वर्जिंग हो तो उसकी फोकल लेंथ जो होती है, कन्वर्जिंग लेंस की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्जिंग लेंस हम कहते हैं कॉन्वेक्स को। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप चाहे मिरर को कॉन्वेक्स ले लें या लेंस में कॉन्वेक्स ले लें, दोनों की दोनों
कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, और कॉनकेव मिरर की बात कर लें या कॉनकेव लेंस की बात कर लें तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। कॉनकेव मीन्स नेगेटिव, कॉन्वेक्स मीन्स पॉजिटिव। और लेंस में कन्वर्जिंग हम कॉन्वेक्स को बोलते हैं, मिरर में हम कन्वर्जिंग कॉनकेव को बोलते हैं, बिल्कुल पता ही होगी। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सी हुई? कॉनकेव लेंस हुई। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी, बिल्कुल। तो इसके आंसर्स बहुत हैं, आसानी से। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बोर्ड्स के टाइम में भी आपने पढ़ा होगा। और जब आपने ये पढ़ा है तो आपको ये जो प्रतियोगिता की क्वेश्चन देखने मिल रही है बहुत आसान सी नज़र आ रही होगी। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस इज कॉल्ड। खुरदरे सतहों पे परावर्तन क्या कहलाता है? अगर सरफेस प्लेन हो, मीन अच्छी सी सरफेस हो, तो जब रिफ्लेक्शन होती है, आपको बता दें चाहे सरफेस कैसी भी हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगी। जो परावर्तन के नियम है वो किसी सरफेस के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेगी। अगर इंसिडेंट एंगल बोला है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगी, तो वो चाहे सरफेस रेगुलर हो यानी रफ ना होके प्लेन हो तब भी वैसी होगी, रफ भी होगी तब भी परावर्तन के नियम का पालन होगा। तो अगर सरफेस रफ ना हो, अच्छी हो, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर सरफेस इरेगुलर हो, जैसे ये ऐसी सरफेस हो, तो इस सरफेस को हम लोग रफ सरफेस कहते हैं। जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है उस रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इरेगुलर तो नियमित के बिल्कुल विपरीत अनियमित परावर्तन होगी। सो क्वेश्चंस में दी गई है कि खुरदरी सतहों से रफ सरफेस जो परावर्तन होगी वो कैसी परावर्तन होगी? अनियमित होगी ना, बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह अभी तक हम लोगों ने 12 प्रश्न देखे हैं। आने वाले इस स्लाइड्स में हम लोग कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। और उसके बाद जब ये आप हल कर पाएंगे, जब आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगी, तो आप बोर्ड भी अच्छे से दीजिएगा और जो आकांक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी आप ज़रूर सफल होइएगा। तो जब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शंस, यानी जब अपवर्तन होती है तो वो कौन सी मात्रा है जो परिवर्तित नहीं होगी, यानी कौन सी मात्रा है जो कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम बात करें, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपवर्तन उसी समय होती है। तो जब एक लाइट रे दूसरी लाइट रे में जाती है तो आपको पता है कि वो अपने पार्ट से डेविएट करती है। अगर रेयर से डेंसर जारी होगी तो वो सरफेस के टुवर्ड्स आती है, और अगर इसके विपरीत होगी तो वो नॉर्मल्स के आगे भागती है। परंतु जो उसकी दिशा होनी चाहिए थी उससे वो डेविएशन जरूर शो करेगी, तो दिशा बदलेगी ही बदलेगी। प्रकाश की चाल हमने पहले भी बोला, ये अपवर्तन हो ही रही है, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें प्रकाश की चाल जो है वो बदलती है। अगर आप हवा में देखेंगे तो प्रकाश की गति ज़्यादा होगी, अगर आप पानी में देखेंगे या ग्लास में देखेंगे तो प्रकाश की गति कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि दिशा भी बदलेगी, चाल भी बदलेगी। और जो तरंग दैर्ध्य है वो वेवलेंथ हम नाम से जानते हैं, वो भी चाल के कारण बदलेगी ही बदलेगी। क्योंकि जो आवृत्ति है वो डिपेंड नहीं करती कि प्रकाश किस माध्यम में जाए, वो डिपेंड करती है कि इस प्रकाश का सोर्स क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो आवृत्ति प्रकाश किस माध्यम में जाएंगी इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगी, वो प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करेगी। तो इस केस में एकमात्र जो है जिसे हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के नाम से जानते हैं, जो कि रिफ्रैक्शन के केस में कभी भी नहीं बदलती है। अगली प्रश्न हमें फिर से माइक्रोस्कोप को देखने मिली है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस है। सीधा सीधी कहना चाहता है कि जब हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस की तुलना, जो आंख से हम लोग लेंस देखते हैं उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस को हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो आई पीस लेंस के कंपेयर में क्या होगी। तो आपको बता देंगे कि जो माइक्रोस्कोप की कहानी है उसमें जो नेत्रिका की तुलना है आई पीस की तुलना है किससे? अवेदिशियक लेंस से है, वो छोटी होती है। यानी जो आई पीस की लेंस होती है वो छोटी होती है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बड़ी होती है। तभी तो हमें माइक्रोस्कोप में जो छोटी छोटी सूक्ष्मदर्शी जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते वो हमें दिखाई पड़ती है। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि ये पता होनी चाहिए जो आई एज कम्पेयर टू आई पीस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, अगर ये हम बोल दें कि ये आई पीस की लेंस हैं
और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अगर हम आई पीस की लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस को कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है वो छोटी होती है आई पीस की लेंस के कंपेयर में। तो जो फोकस दूरी होगी उसकी क्या होगी, छोटी होगी। बिल्कुल इस क्वेश्चंस को ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए हमने बोला कि एकमात्र जो चैप्टर है, एकमात्र जो टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़नी होगी इस प्रतियोगिता के लिए, वो है माइक्रोस्कोप को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि 2 से 3 सवाल आपको इनसे ज़रूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। जब हम अपनी अगली स्लाइड में बढ़ते हैं तो पूछा है कि समकोण प्रिज्म का एक कोण कितना होगा। तो ये तो पता है हमें कि समकोण में एक कोण का मान तो 90 डिग्री होने ही वाला है, तभी तो नाम समकोण पड़ा है। तो बिल्कुल आसान सा ये सवाल था। अगला पूछा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय रे लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू। बिल्कुल, अगर आपको किरण आरेख के नियम पता है, रे डायग्राम के रूल पता है, तो आप बिल्कुल आसान कर देंगे। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है तो कहाँ से होकर ये अपवर्तित होती है। तो बिल्कुल जो ये पॉइंट कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो वो फोकस से होके गुजरेगी। और अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गुजर जाएगी। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, इसके आंसर्स हो जाएंगी फोकस, फोकल पॉइंट इसलिए बोले हैं क्योंकि लेंस में 2 फोकस होती है। फोकाई के नाम से हम लोग जानते हैं, तो F1 और F2 के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रकाश के चैप्टर से देखने को मिले हैं, कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत से भी देखने मिले हैं। आने आने वाले कुछ क्वेश्चन जो है आपको विद्युत से भी देखने को मिलेंगे, कुछ चुंबकीय से भी मिलेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, और जो 20 से 40 है, 21 से 40 होगी, वो हम अगले क्लास में करते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज टू डायोप्टर, यदि किसी लेंस की शक्ति, पावर ऑफ ए लेंस, जैसे आप देखें हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए, 1/f, किस में, एफ किस में होगी, मीटर में होगी। इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप एफ को एफ सेंटीमीटर में देखने को मिले तो आप पी में क्या लगाइएगा, 1 नहीं, एफ लगाइएगा। 100/f अगर एफ किस में हो, सेंटीमीटर में हो। दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें एक त्रुटि है, एक गलती है कि जो फोकस दूरी पूछी है वो मीटर में होगी, कभी भी पर मीटर में नहीं हो सकती है। मीटर -1 यानी पर मीटर जो है, ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फोकस पूछी गई है तो ये 1/p होगी। अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.5 मीटर, ना कि पर मीटर। देखने वाली बात है, जो ऑप्शन है उसमें मीटर होनी चाहिए, पर मीटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी की जो यूनिट है, जो इकाई है किसी भी दूरी की, वो मीटर होती है, पर मीटर नहीं होती है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये स्नेल्स लॉ से दी गई प्रश्न है कि साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर, म्यू 2 बाई म्यू 1 के बराबर होती है। इसे आप म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये किस नियम ने दिया है, ये अपवर्तन के दूसरे नियम ने दिया है, और अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल्स के नियम के जानते हैं। तो आखिरी जो 2 प्रश्न हैं वो है, रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट थ्रू। इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए 3 फिनोमेना का होना जरूरी है। एक जो डिस्पर्जन है, लाइट का 7 रंगों में टूटना जरूरी है। डिस्पर्जन किसे कहते हैं, जब एक वाइट लाइट हो और वो कितने रंगों में टूट जाए, 7 रंगों में टूट जाए, उसी को हम लाइट का डिस्पर्जन कहते हैं। प्रिज्म में आपने ये कहानी देखी होगी कि जब एक वाइट लाइट आती है तो वो 7 अलग-अलग रंगों में टूटती है। उन्हें हम विबगयोर के नाम से जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाती है। तो एक जो फिनोमेना है वो डिस्पर्जन का होना जरूरी हो, साथ ही साथ वहाँ पे अपवर्तन होती है, एक बार नहीं 2 बार अपवर्तन होती है, और
एक और फिनोमेना होती है, उसे हम कुल आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो भी दो तरह की होती है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। एक रेनबो में सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन होती है, बट आमतौर पे जो हम रेनबो देखते हैं, जो ज़्यादातर देखे गए हैं, उसमें दो बार रिफ्रैक्शन होती है, तब जाके एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो वो प्रकाश जो है वो किससे टकराता है, तो वो प्रकाश टकराता है रेन की ड्रॉपलेट। वहाँ रेन की ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो जो इसकी आंसर होगी वो होगी लाखों वर्ष बिंदुओं से बनी हुई। एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आसान सी ये सवाल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला की बात करें तो ये होती है C/V। सी होती है प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल वायु में जो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, और वी जिसमें पूछी गई है उससे निकालनी होती है। तो अगर हमको म्यू बराबर C/V पता है तो ये भी चाल है, ये भी चाल है। अगर चाल बटे चाल दी गई है तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड में होगी, नीचे भी मीटर पर सेकंड में होगी, दोनों की दोनों कट जाएगी। तो जो म्यू की इकाई आने वाली है वो कोई भी नहीं होगी। म्यू की कुछ भी इकाई नहीं होती है, इकाईहीन होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा स्ट्रेंथ, आगे चढ़ के आप डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कुछ क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी तक 20 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। तो आगे जो है 21 से 40 जो है वो अगले क्लास में हम बना लेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट्स प्रकाश के आए हैं, और बिल्कुल बोर्ड्स की ही क्वेश्चन है, बोर्ड्स की ही क्वेश्चन आकांक्षा में पूछी गई है। जो अगली है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ के आएंगे, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आएंगे। हाँ, ह्यूमन आई के भी हमने क्वेश्चन देखे, मानव नेत्र के कुछ क्वेश्चन देखे, मानव नेत्र के दोष के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो बिल्कुल अगर आप 10th की बोर्ड की तैयारी अच्छे से किए हैं तो बिल्कुल ये आसान रहने वाली है। तो इन प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करिए अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आकांक्षा के भी, ताकि आप जीवन में अगर आईआईटी की लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, आईआईटी बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से आप काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे टेक, चाहे वो आईटीज में हो, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सिविल्स में हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। या आप अगर मेडिकल, आप डॉक्टर भी बनने के सपने देख सकते हैं। अगर आपने इस प्रतियोगिता में सफल हुए तो आपको एक भी रुपए नहीं लगेंगे, बिल्कुल मुफ्त होती है कोचिंग। काफ़ी अच्छी संस्था जिन्होंने भी ये शुरू की है वैसे बच्चों के लिए जो नहीं कर पाते होंगे अफोर्ड शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके जो ये आकांक्षा संस्था के साथ जितना अच्छा टाइप किया है, ये बहुत ही अच्छे हैं और भविष्य के लिए, देश के लिए भी ये उज्जवल होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप बोर्ड की तैयारी अगर अच्छे से किए हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। कोशिश करिए कि बोर्ड अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको भी अच्छे से बिल्कुल लिख सकेंगे और अच्छे नंबर लाके बिल्कुल इसमें सफल हो सकते हैं। और आगे आपने जो भी लक्ष्य देखा है उसकी प्राप्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ इससे सहायता ज़रूर मिलेगी। हालांकि इस वीडियो में हम जो पढ़ाएंगे, जो आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आप बोर्ड्स की भी रिवीजन हो, और आपसे भी उम्मीद करते हैं तो आप बोर्ड्स की रिवीजन करते हुए आएँ तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान सी नज़र आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।